हेलो एंड वेलकम टू के टू कैप्टन एकेडमी। तो आज है ये द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल और शून्य में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण का जो यानी मूल ज्ञात करने का तरीका जो है उसका विधियां सीखेंगे। मतलब पहले तो इसका द्विघात समीकरण की विधियां क्या क्या होगी उसको सीखेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचे तो सीधी धारा चार फॉर्मूला का भी जिक्र करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहले पहले हम लोग सीखते हैं। देखो द्विघात समीकरण मैंने बताया था, द्विघात समीकरण क्या होता है। स्टैंडर्ड रूप हमने बताया था, मानक रूप बताया था, हमने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो ये जो होता है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो व्यंजक है, ये क्या कहलाएगा? मतलब ये कहलाएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था अगले क्लास, उसके बाद हमने द्विघात समीकरण का समीकरण पहचानना सिखाया था। और हमने बताया था द्विघात समीकरण का कि पहचानने पे दो क्वेश्चन आराम से ऑब्जेक्टिव में आपके बन जाते हैं बिहार बोर्ड के वार्षिक एग्जाम में। ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण का जो मूल होता है। अब समझो मूल क्या होता है। तुमने सुना होगा शून्य, इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। इसको बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? इसको रूट, इसको जीरो। क्या होता है समझो। मान लो द्विघात समीकरण है ये, आपके पास द्विघात समीकरण ये दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए 0 के बराबर नहीं है और ए बी सी वास्तविक संख्या है। तो ए का एक्स का जो यानी जो चर यूज हुआ है, चर किसका यूज हुआ है? एक्स यूज हुआ है, यानी प्रयोग क्या हुआ? एक्स। तो एक्स का जो मान होगा, एक्स का जो भी मान होगा उसको बोलेंगे मूल या फिर शून्यक या फिर हल। हल मतलब बोले तो सॉल्यूशन। ठीक है, अब समझो। अब एनसीईआरटी के जब तुम चौथा लेसन पढ़ोगे यानी द्विघात समीकरण पढ़ोगे तो साफ मेंशन वहां पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ है कि मूलतः शून्यक और मूल में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा, शून्यक जो होता है हमेशा शून्यक का जो भी मान होगा वो हमेशा वास्तविक संख्या होगा। क्या संख्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। देखो एनसीईआरटी में मेंशन क्या हुआ, अंतर नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि शून्यक जो होगा वो वास्तविक संख्या होता है। आपके दसवां के अनुसार आगे पढ़ोगे तो नहीं अंतर होता, लेकिन आपके 10th के अनुसार तुमने जो भी वास्तविक संख्या होगा वो शून्यक होगा। और हल भी वास्तविक संख्या ही होता है। मतलब हल और शून्य, किसी भी द्विघात समीकरण का जब हल निकालोगे या फिर शून्यक निकालोगे तो वो हमेशा वास्तविक संख्या होना चाहिए। अगर नहीं तो मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने पूछा ये किसका समीकरण है, अब तुमको तुरंत क्लिक करेगा कि ये जो ग्राफ है, मैंने बहुपद में पढ़ा था सर ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। और जब मैं पूछूंगा इसमें बताओ इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो हमें सब बच्चे जवाब देंगे कि सर ये एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रहा, तो इसके शून्य की संख्या यानी शून्य की संख्या जो होगी, संख्या क्या होगी? शून्य होगी, यानी 0 होगी। ठीक है, शून्यक 0 नहीं, शून्यक की संख्या 0 होगी, यानी एक भी शून्यक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि बताओ इसका मूल कितना होगा, क्या पूछूं कि मूलों की संख्या कितनी होगी, मूलों की संख्या कितनी होगी, तो तुम इसमें ये नहीं बोल सकते कि मूलों की संख्या 0 होगी, वो गलत हो जाएगा। वो हमेशा बोलना पड़ेगा कि मूलों की संख्या सर 2 होगी, मूलों की संख्या 2 होगी। तो एक बात बताओ, अगर सेम रहता, अगर मान लो अगर शून्यक और मूल समान होता तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि शून्यक की संख्या 0 तो मूलों की संख्या भी 0 होना चाहिए? लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहीं पे आता है कि शून्यक और हल जो है वो हमेशा वास्तविक संख्या होगा, लेकिन मूल जो होगा वो वास्तविक संख्या भी होगी, वास्तविक संख्या भी होगी, यानी x का जो मान होगा वो वास्तविक संख्या भी होगी तथा काल्पनिक संख्या भी होगी, काल्पनिक संख्या भी होगी।
काल्पनिक संख्या भी होगी। यानी आप संक्षिप्त रूप में ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक मूल होगा, क्या मैंने बोला, वास्तविक मूल होगा, उसी को मैं शून्यक या फिर हल बोलूंगा, और जो काल्पनिक मूल होगा वो मूल के कैटेगरी में आएगा, यानी मूल के वर्ग में आएगा। इसमें कोई दिक्कत डॉट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने ध्यान दिया, क्या इस सिंपल से को जो वास्तविक मूल होगा वही वास्तविक मूल होगा वही शून्यक होगा। अच्छा, एनसीईआरटी में मेंशन करने का यही एक क्या मतलब, ये मतलब क्यों मेंशन किया कि शून्यक और मूल समान है, क्योंकि वास्तविक में ये बात भी साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी मूल का चर्चा होगी वो वास्तविक मूल की चर्चा होगी। क्या मैंने बोला, वास्तविक मूल की चर्चा होगी, इसलिए शून्यक और वास्तविक मूल एक ही होते हैं। और हमने भी वही बताया, वास्तविक मूल और शून्यक एक ही होते हैं, लेकिन मूल और शून्यक एक नहीं होते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। अब अगले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं और मूल को कैसे निकालते हैं, और थोड़ा बहुत ग्राफ सीखते हैं। ठीक है, तो देखते रहो। तो देखो, हम लोगों ने बताया द्विघात समीकरण के, एक मिनट, द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, हमने बताया था द्विघात बहुपद के जो मूल होंगे, द्विघात बहुपद के जो मूल होंगे, सॉरी से शून्यक होंगे, वो अधिकतम कितना होंगे, 2 होंगे, अधिकतम 2 होंगे। हमने बताया था अगर मान लो किसी बहुपद का घात 2 है, तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2 होगी। शून्य को अधिकतम संख्या 2 होगी। लेकिन अगर मैं मूल पूछूं, अगर मैं द्विघात बहुपद का मूल पूछूं, तो वो अधिकतम 2 नहीं होगी, एग्जैक्ट 2 ही होगी, एग्जैक्ट 2 ही होगी। समझो कैसे, अगर मान लो ये ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसके बराबर, अगर मान लो इसका जो मूल है, वो अल्फा कोमा बीटा है, अल्फा कोमा बीटा है। क्या यहाँ तक समझ आया? तो यहाँ पहले ये चीज क्लियर करो, द्विघात समीकरण की जो मूलों की संख्या होगी, वो 2 होगी, अधिकतम 2 नहीं होगी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि द्विघात समीकरण के अगर मूल पूछे तो वो एक नहीं हो सकता है, मूलों की संख्या एक नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, वो हमेशा 2 ही होगी। अब बहुत बच्चे को ये डाउट आ रहा होगा, सर अगर मान लो कि दोनों मूल बराबर हो गए, यानी अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो गए, तो फिर मूलों की संख्या तो एक हो गई ना, ये गलती नहीं करनी। अगर बराबर मूल भी आए तो भी मूल 2 ही गिनेंगे, उसको मूल को 2 ही गिनेंगे। लेकिन अगर शून्यक बोल दिया जाए कि उसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो वो 1 होगी। हमेशा ध्यान रखना ये बात। क्या बोलना, हमेशा 1 होगा। तो मूलों की संख्या क्या होगी, अधिकतम 2 नहीं 2। लेकिन अगर ये पूछा जाए द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या, तो वो अधिकतम 2 होगी। आई होप ये क्लियर आपको मिला होगा। अगर मान लो ये x² bx प्लस c अल्फा, और इसके जो शून्यक है, ये द्विघात समीकरण जो है, इसका जो मूल है वो अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा। तो बच्चों देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं कि a को बाहर निकालो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। इसको इस कैटेगरी में लिख सकते हैं हम लोग, इस कैटेगरी में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, मैं ये सिद्ध करके नहीं बता रहा हूँ, इसको और भी प्रोसेस करा जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बताना, मैं वो सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर ये बात नहीं समझ आ रहा तो एक चीज क्लियर करो, मैंने क्या बताया था। अगर मान लो कोई किसी इस बहुपद का, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक, मैंने क्या करा, इसमें a कॉमन करा, a कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, x² प्लस का b बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए बराबर का 0। क्या यहाँ तक पता चला? यहाँ तक दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ, अगर अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, ध्यान सुनना, अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका गुणनखंड होगा? यस और नो?
अरे गुणनखंड प्रमेय से ध्यान करो भाई, अल्फा और बीटा अगर शून्यक है किसी बहुपद का तो क्या मैं बोलूंगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसका गुणनखंड होगा। याद आ रही है कि नहीं? नहीं याद आ रही है तो अपने अपने आप को एक चारा मारो। क्यों नहीं याद आ रही है? याद आना चाहिए। तो बताओ इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसका शून्यक अल्फा बीटा है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा इसका गुणनखंड होगा बराबर 0। ये सुनो आराम से। अब यहाँ समझ लो, हमने बताया a 0 के बराबर नहीं हो सकता, अगर द्विघात समीकरण है तो a 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये चीज 0 के बराबर नहीं हो सकता तो सिर्फ ये वाला चीज 0 के बराबर होगा। ये सुनो, हाँ सर, तो x माइनस अल्फा 0 के बराबर होगा और x माइनस बीटा 0 के बराबर होगा, तो x बराबर बीटा हो गया और x बराबर अल्फा हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा? यहाँ तक समझ आ रहा? अब क्या होगा समझो, ये अल्फा बीटा, तो सर अल्फा और बीटा का मान क्या होगा? अल्फा और बीटा का मान क्या होगा? तो ये जो मान बताया वो बताए थे श्री धाराचार्य जी ने। ठीक है, श्री धाराचार्य जी ने, और उसी मान को हम लोग श्री धाराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री धाराचार्य फॉर्मूला। उन्होंने क्या मान बताया था? उन्होंने मान बताया कि अल्फा या अल्फा बराबर या फिर बीटा, अल्फा या बीटा बराबर जो होगा, या फिर अब अल्फा और बीटा क्या है? एक्स का ही तो मान है ना, या फिर एक्स का जो मान होगा वो होगा सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे 2a बट्टे का 2a। ये उन्होंने बताया था कि जो x का मान होगा यानी जो मूल होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे का 2a। बी स्क्वायर क्या है? यहाँ वाला b है, c यहाँ, a यहाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं श्री धाराचार्य फॉर्मूला, श्री धाराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसको साबित नहीं, प्रूफ नहीं करूंगा, ये लैक ऑफ टाइम के कारण ऐसा है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको याद रखना, एक बार मेरे साथ बोलो, एक सौ मेरे साथ बोलो, अल्फा बराबर या बीटा बराबर या एक्स बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। और बच्चों ध्यान देखने वाली की बात है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इसको बोलते हैं डी, यानी विविक्तर, इसको बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं? विविक्तर, विविक्तर, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी नहीं बोलते। बहुत बच्चे ये गलत कर देते हैं कि वो बोलते हैं कि अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac को डी बोलते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। ये भी बात याद रखना, और ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ से मैं लिखूं कि मूल बराबर क्या होगा, अगर मैं इसको डी पुट करूं तो ये आ गया माइनस बी प्लस का अंडर रूट डी प्लस माइनस बट्टे का 2। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद करनी है, और इस फॉर्मूला से हमेशा ऑब्जेक्टिव में, हम इस फॉर्मूला से हमेशा ऑब्जेक्टिव में एक सवाल फिक्स रहता है। कैसे पूछेगा? जब मान लो क्वेश्चन ये दे दिया, बोल देगा कि बताइए सी स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी प्लस का ए बराबर 0 है, तो वो पूछता है कि मूल क्या होगा, यानी एक्स का मान क्या होगा, या फिर मूल क्या होगा, या फिर ये पूछ लेगा कि वास्तविक मूल क्या होगा। तो आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है कि x बराबर लिखना है माइनस बी। अब b क्या है? b है x का गुणक। अब माइनस बी यहाँ मत लिख देना, ये वाला फिर गड़बड़ हो जाएगा। याद रखना x का गुणक क्या हो जाएगा? माइनस बी, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान क्या है यहाँ पे? ए का मान यहाँ पे सी दिया हुआ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है? सी है, तो ए का मान सी दिया हुआ है, तो सी इंटू ए का मान दिया हुआ है ये अपॉन का 2a, 2a ए का मान कितना है? सी। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? यस सर नो आ रहा होगा समझ। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप दिख रहा होगा, अगर मान लो रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का पी स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0 है, तो इसका मूल पूछ लेगा। तो इसका क्या पूछ लेगा? मूल। तो x बराबर आपको ध्यान
अच्छा ये छोड़ो, मैं यहाँ पे Q लिख देता हूँ, यहाँ पे R लिख देता हूँ, यहाँ पे P लिख देता हूँ। ठीक है, तो पूछ लेगा x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, बी स्क्वायर, याद रखना बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a। तो याद रखना माइनस बी मतलब माइनस का x का गुणांक माइनस का q प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी q का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब q स्क्वायर माइनस का 4ac, a क्या है p है, इंटू सी क्या है r है, अपॉन का 2a यानी p। अरे ये ए बी का मान कैसे लिख रहे पता है ना, जो x का गुणांक होगा वो a होगा, इसका गुणांक b होगा, इसका ये क्या है ना c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है और आपको ये सॉल्व करने के लिए बहुत ही मतलब क्या बोलते हो, आपने द्विघात बहुपद पढ़ा था, वहां पे मैंने गुणनखंड विधि सीख लिया था। तो ये फॉर्मूला के माध्यम से आप किसी भी द्विघात समीकरण को आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्या आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं, आसानी से उसका मूलों की मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये चलते हैं कि मतलब मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब मूलों की प्रकृति से भी आपके दो नंबर ही नहीं तो ऑब्जेक्टिव में 100% सवाल रहता ही रहता है। तो उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक अगर तुम उतार पाओ तो उतार लो। तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे विविक्तर का मान यानी विविक्तर क्या हो कैसा होगा, तो उसके अनुसार मूलों की प्रकृति होगी। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, जस्ट एक मिनट बच्चों। तो देखो, अच्छा देखो ये तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर विविक्तर के मान पे ही मूल मतलब कैसा होगा, नहीं ये विविक्तर के मान पे ही डिपेंड क्यों करता है, ऐसा सवाल आ सकता है मन में। तो ऐसा इसलिए होता है, देखो बच्चों अगर मान लो रूट है, ये क्या है रूट है, ये सबको पता है रूट है। अगर रूट के अंदर मान लो ये डब्बा है, अगर बोलता है ये कि अगर ये डब्बा का मान वास्तविक सॉरी अगर डब्बा का मान पॉजिटिव हो, कैसा हो यानी धनात्मक हो, अगर डब्बा का मान 0 अथवा पॉजिटिव हो, क्या मैं बोला 0 अथवा पॉजिटिव हो यानी धनात्मक हो, तो उस केस में जो ये रूट का मान होगा वो हमेशा वास्तविक संख्या होगा। कैसा होगा, वास्तविक संख्या। ठीक है, जैसे मैंने एक मान लिया 16 एक धनात्मक संख्या, तो इसका क्या आ जाएगा 4। अगर मैंने रूट 4 लिखा तो 4 एक धनात्मक संख्या है, तो इसका कितना आ जाएगा 2 आ गया। यहाँ तक ठीक है। तो सर ये वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। जैसे मैंने अगर ले लिया 14 ले लिया, तो इसका कितना रूट 14 का रूट 14 है और ये पॉजिटिव है, तो ये एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर रूट के अंदर ये डब्बा जो है ये निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए निगेटिव, यानी 0 से छोटा हो जाए, तो वो हमेशा एक काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है, काल्पनिक संख्या। जब तुम 11th में जाओगे ना, वहां पे चैप्टर ही है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें काल्पनिक नंबर पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तुमने अगर देखा होगा, अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि बताओ रूट अंडर -4 का मान क्या होगा, तो बहुत बच्चे करेंगे -2 सर, जो कि गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। रूट के अंदर निगेटिव नंबर हो तो आप उसका मान नहीं बता सकते। अगर किसी बच्चों को पता हो कि रूट अंडर -1 का मान आयोटा होता है, क्या होता है आयोटा, तो अगर मैं रूट अंडर -4 का मान पूछूं तो वो मैं बोलूंगा 2 आयोटा। ठीक है, हालांकि ये सब जानने की जरूरत नहीं है, वो 11th क्लास में तुम पढ़ोगे। बस इतना जानना है कि रूट के अंदर अगर वर्गमूल के अंदर निगेटिव नंबर हो, निगेटिव में वास्तविक संख्या हो, निगेटिव नंबर हो, तो वो हमेशा काल्पनिक संख्या देगा, और रूट के अंदर पॉजिटिव हो तो वो हमेशा वास्तविक संख्या के रूप में देगा। अब यहाँ से आप लोग को पता चल गया होगा कि रूट यहाँ सिर्फ रूट यहीं पे है ना, रूट यहाँ पे है, तो बताओ रूट के अंदर कौन सा है डी, तो डी पे ही पता, डी का देखो अगर रूट के अंदर डी है तो डी अगर धनात्मक हुआ या फिर 0 हुआ, तब ये मूल कितना हो जाएगा वास्तविक संख्या, क्योंकि ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या। तो सिर्फ इस पे निर्भर करेगा कि मूल वास्तविक होगा या काल्पनिक। तो यहाँ पे बस वही लिखा हुआ है। अगर मान लो d बराबर 0 हो जाए, d बराबर 0 हो जाए, तो d बराबर 0 हो जाए तो हमने बताया कि अगर 0 भी हो तो पहले वास्तविक तो देगा जरूर,
है ना। अगर डी बराबर 0 हो जाए तो रूट अंडर 0 का मान 0, तो 0 एक वास्तविक संख्या है कि नहीं? बिल्कुल। तो 0 अगर रूट अंडर 0 हो जाए तो क्या बच जाएगा? x बराबर माइनस बी बाय 2a बच जाएगा। तो सिर्फ मूल यही बच जाएगा। तो यहीं पे लिखा हुआ है ये वाला टर्म, डी अगर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक, पहला बात तो ये समझ आना चाहिए, अगर पॉजिटिव 0 है तो वास्तविक होगा और समान ही होगा। अगर मान लो ये x बराबर ये है, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म तो प्लस माइनस खत्म हो गया, है ना। अरे यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो प्लस करके एक अलग रूट होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a, और एक हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। अगर मैंने जीरो, ये डी 0 हो गया तो ये तो खलास, ये भी खलास, तो बच गया क्या? माइनस बी बाय 2a माइनस बी बाय 2a। तो देखो दोनों समान रूट है कि नहीं? दोनों समान है कि नहीं? हाँ सब समान है। तो डी बराबर 0 पे क्या होगा? मूल वास्तविक होगा और समान भी होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट मूल का जो मान होगा वो माइनस बी बाय 2a होगा। मूल का मान क्या होगा? माइनस बी बाय 2a। अब क्या लिखा हुआ? डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या हुआ? यानी देखो सिंपल, संख्या रेखा पे अगर ये 0 है तो इधर वाली संख्या क्या होगी? डी से बड़ा, यानी 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। 0 से बड़ा क्या संख्या? धनात्मक संख्या। तो अगर डी धनात्मक संख्या यानी रूट के अंदर धनात्मक संख्या है तो वो हमेशा कैसा संख्या देगा? वास्तविक संख्या देगा। और वास्तविक संख्या देगा और उस केस में असमान रूट आएगा। असमान कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो एक साथ प्लस आ जाएगा और एक के साथ माइनस आ जाएगा, तो वो असमान हो गया, बराबर नहीं हुआ। तो ये भी समझ आ गया। डी ग्रेटर, अब देखो ये जनरल केस है, इस दोनों को मिला दिया, इस दोनों को मिलाते हैं, डी ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ेंगे? डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी डी 0 से बड़ा या बराबर है तो उस केस में मूल सिर्फ वास्तविक होगा। अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया कि मूल वास्तविक है तो इसका मतलब उसका डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी डी का मान क्या? बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर मान लो सिर्फ वास्तविक बोला, अगर समान समान बोल दे तो डी बराबर 0, अगर असमान बोल दे तो डी ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार अगर मैंने बताया डी के अंदर निगेटिव, 0 से छोटा नंबर ऋणात्मक संख्या होती है, तो रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या होगी तो वह कैसा मूल होगा? उसका काल्पनिक मूल होगा। ठीक है। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से जब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैं भूलूंगा ये भी जितना तुमको VVI लगाना है लगा लो, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब अगले स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे, और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आ चुके हैं उसको भी मैं डील करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो देखो मैंने 3 प्रकार के क्वेश्चन लिख दिया, और ये तीनों प्रकार आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। एक टाइप का और क्वेश्चन बन सकता है इस पे, लेकिन वो अभी तक बिहार बोर्ड में आया नहीं है। हालांकि वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, खैर अगर आ गया तो, लेकिन उसमें थोड़ा और कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा तुम लोग को, मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। अगर तुम जिद करोगे तो कमेंट सेक्शन में अगर लिखते हो तो मैं वो क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है। खैर देखते हैं। बोल रहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति बताएं। क्या बोल रहा है? मूल की प्रकृति बताएं। या तो ऑब्जेक्टिव में से पूछ लिया जाएगा, यदि, और बोल रहा है यदि मूल वास्तविक हो, क्या बोल रहा है? यदि मूल वास्तविक हो तो मूल का मान भी ज्ञात करें। सिंपल, कुछ नहीं करना। हमको मूल की प्रकृति बताना, तो मूल की प्रकृति बताने के लिए डायरेक्ट मेरे दिमाग में क्या आ जाएगा कि सर इसका विविक्तर निकालना है, यानी डी का मान निकालना। तो डी का मान क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होता है। तो बी, यहाँ बताओ ए का मान कितना है? तो सर ए का मान कितना है? 1 है। बी का मान कितना है? तो बी का मान माइनस का 1 है। बी का मान कितना? माइनस का 1। इससे कंपेयर करना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, और सी का मान कितना? माइनस का 1। तो बी स्क्वायर कितना हो गया? बी स्क्वायर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का मान कितना हो गया? ए का मान हो गया सर 1, अच्छा सॉरी 1 ना, बी का मान -1 है तो -1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान कितना है? माइनस का 1। तो ये कितना हो गया? -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 4, ये कितना आ गया? 5। तो बताओ 5 एक धनात्मक संख्या है कि नहीं? देखना 5 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? यस सर। यदि धन ऐसा है, अगर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ये है,
मतलब धनात्मक संख्या है तो मूल कैसा होगा, मूल बताओ, मूल बराबर कितना, यानी डी क्या निकलेगा, डी ग्रेटर देन जीरो। तो डी ग्रेटर देन जीरो वो क्या बोले थे, मूल वास्तविक तथा असमान होगी। याद करो, याद करो, डी ग्रेटर देन जीरो में मूल वास्तविक तथा असमान होगी। तो मूल का मान क्या होगा, यानी एक्स का क्या मान होगा, तो एक्स का मान हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। याद है आपको, याद होना जाना चाहिए। तो माइनस बी कितना है, माइनस बी का मान कितना है, -1। तो माइनस एक तो लगा है पहले से, और बी का मान माइनस का 1, ये याद रखना। प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब बट्टे का 2 इंटू ए का मान कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आंसर आ गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस माइनस अंडर रूट 5 बट्टे का 2, ये आपका मूल का मान निकल गया। देखो दो मूल निकला करें, एक प्लस वाला मूल, एक माइनस वाला मूल। क्या यहाँ तक समझ आया। तो ये एक लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, दो नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है। सेकेंड टाइप का ये क्वेश्चन बनेगा, बोल रहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, ये समीकरण दिया हुआ, क्या मूल वास्तविक है, क्या बोल रहा है, मूल जो है वास्तविक है, तो के का मान ज्ञात करो। क्या बोल रहा है बच्चा, के का मान ज्ञात करो। तो सिंपल, अगर देखो तुमको अगर कहीं भी दिया रहेगा मूल वास्तविक है, समान है, असमान है, काल्पनिक है, बराबर है, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही माइंड फिक्स होना चाहिए कि हमको डी निकालना है। क्या निकालना, विविक्तर निकालना है, यानी डी निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये निकालना बराबर, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 4, तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4, ए का मान कितना है के, सी का मान कितना है तो 3, तो ये कितना होगा 16। अच्छा सॉरी, एक मिनट, मूल वास्तविक है, तो अभी बताया था मूल वास्तविक है, तो इसके लिए डी क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद करो, सिर्फ मूल वास्तविक बोला है, समान और समान कुछ नहीं बोला। तो हमेशा ध्यान रखना, वास्तविक अगर बोले तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी का मान 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4, ए का मान कितना के, सी का मान कितना सर 3, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कहाँ से आ गया 16 माइनस 12 के, 16 माइनस का 12 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ 16 उधर जाएगा, 16 उधर जाएगा तो कितना माइनस का 12 के ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 16। अब बहुत बच्चे यहाँ ये गलती करेंगे कि ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए और 12 उधर जाके, यानी ये करेंगे को के ग्रेटर देन इक्वल टू -16 बट्टे का -12, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना बाबू, अगर कोई भी चीज अगर निगेटिव है, उसको गुना या भाग के रूप में तुम मतलब ये कोई भी चीज मान लो निगेटिव है, कोई भी चीज अगर निगेटिव है और गुना या भाग के रूप में हो और ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो उधर भेजेंगे तो अगर निगेटिव होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। क्यों ऐसे मैं बता रहा हूँ, मान लो 2 लेस देन 6 है, 2 लेस देन 3 है, अरे 2 छोटा है 3 से कि नहीं, लेकिन मैं पूछूं कि -2 3 से छोटा है क्या, -2 3 से छोटा है, -3 से छोटा है क्या, बोलोगे नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा, -2 बड़ा है। तो इसी प्रकार अगर मैंने -12 के बड़ा है -16 के से, तो दोनों तरफ 1 से -1 से गुना करेंगे, -1 से गुना करेंगे तो ये सर छोटा हो जाएगा, ये सर छोटा हो जाएगा और ये 16 बन जाएगा और ये 12 के बन जाएगा। फिर आप कर सकते हो कि के लेस देन इक्वल टू 16 बट्टे 12, 4 से काटो 4 बट्टे 3, तो के का मान कितना आ गया लेस देन 4 बट्टे 3। ये याद रखना है, इनको मैं सिखा देता हूँ एक चीज, ऐसे में बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है ये, तो यहाँ पे अगर नोट करना तो कर लो। अगर मान लो ए पॉजिटिव हो, क्या हो ए धनात्मक संख्या हो, तो ए के बी से छोटा ऐसे हो, तो के बराबर ऐसे लिख सकते हो बी बाय ए, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर ए छोटा नहीं हो, ए ऋणात्मक हो, ये इसको नोट करना, ए ऋणात्मक हो तो इस केस में के क्या हो जाएगा लेस देन, ये मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाएगा, लेस देन बी बाय ए हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, बहुत बच्चे इसी में गलती कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि बोल रहा है इसके ये थर्ड इसका लेवल 3 है,
ये बोल रहा है इसके मूल वास्तविक तथा समान है, वास्तविक तथा समान है तो p का मान ज्ञात करो। सिंपल, वास्तविक तथा समान क्या होता है? तो सर d बराबर 0 को वास्तविक तथा समान बोलते हैं। तो सिंपल d बराबर 0 क्या होगा? b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 होगा। तो b स्क्वायर मतलब p प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, ये गलत हो गया, p प्लस 1 का स्क्वायर, p प्लस 1 का स्क्वायर, एक मिनट, ये p प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 इंटू a का मान p है और c का मान कितना है? 3 है, बराबर 0। यहाँ से काउंट करो, p प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 1 स्क्वायर माइनस का 12p बराबर 0। यहाँ से ये कितना आ जाएगा? इसमें घटाओ तो p स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 1 बराबर 0। अब क्या होगा? अब p में भी एक क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, ये लीनियर था, अब ये द्विघात समीकरण हो गया। तो बस ये द्विघात समीकरण हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। p का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो सीधी धारा 4 फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला लगा दो, माइनस b, तो माइनस b मतलब माइनस इंटू माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट डी का मान इसका निकालो। अब ये मत कर देना कि ये d बराबर यहाँ बराबर 0 पुट कर देना ही, इसका d अलग होगा। d क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, तो माइनस का 10 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1, a का मान 1, c का मान 1, बट्टे का कितना हो गया? 2 इंटू 1। तो ये कितना आंसर आ गया बताओ? माइनस इंटू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस का 4, तो 100 माइनस 4 ज्ञात कितना हो गया? 96 बट्टे का 2। ये आपका p का मान निकल गया। आई होप समझ आया होगा। ये नहीं समझ आया होगा तो रिवाइंड करके मतलब फिर से वीडियो देखो, समझ आएगा ये बात। और ये बात नहीं भूलना, अगर a धनात्मक हो तो a अगर न या भाग में हो और a धनात्मक हो तो उस साइड भेजने पे इसको बोलते हैं असमीका, असमीका के उस साइड भेजने पे वो साइन असमीका नहीं बदलती है। लेकिन अगर निगेटिव हो यानी ऋणात्मक हो तो असमीका के उस साइड भेजने पे वो हमेशा असमीका चेंज हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा ये चीज कि अगर मूल सिर्फ वास्तविक बोला गया हो तो सिर्फ हमको लेना है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर सिर्फ मूल वास्तविक, लेकिन मूल वास्तविक तथा असमान बोला गया हो तो d ग्रेटर देन 0, वास्तविक तथा समान बोला गया हो d बराबर 0, काल्पनिक मूल दिया हुआ तो d लेस देन 0। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप ये क्लास अच्छा समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हालांकि अभी तक बिहार बोर्ड में नहीं आया और मेरे अनुसार नहीं ही आएगा। हालांकि तुम लोग बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आगे क्वेश्चन वो सवाल भी करवा दूंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, स्माइल के साथ।